Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. My name is Asadur Rahman and we are studying about the chapter number 8 that is chemical reactivity. हमने इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था that is इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर. अब आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या है. अब हमने इसी टॉपिक को आगे लेकर चल रहे हैं, तो इसलिए हम इसके नाम पर एक दफ़ा गौर कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे वाले टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं. अब देखें यहाँ पर आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कितने लफ्ज़ों से मिलकर बना, दो से. पहला लफ्ज़ है इलेक्ट्रो, और इलेक्ट्रो कहाँ से निकला है, इलेक्ट्रॉन से. और दूसरा लफ्ज़ क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिविटी मीन क्या है हमारे पास है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आयन. तो अब आप देखें इलेक्ट्रोपॉजिटिव से मुराद क्या है. आपने कहा था कि जब भी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो लूज़ करने के बाद उसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव. और जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव आयन में. तो जब भी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन करता है तो उस एटम के इस करैक्टर को नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर. अब आपने पढ़ा था कि किस किस्म के एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं. तो आपने कहा था मेटल एटम. तो जितने भी मेटल एटम हैं तकरीबन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन करते हैं. तो जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन करेंगे तो इस वजह से उस मेटल को नाम क्या देते हैं, मेटल के करैक्टर को नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर. अब क्योंकि मेटल का ये करैक्टर है इस वजह से हम इसे नाम क्या देते हैं, मेटालिक करैक्टर. अब आपने इसको अच्छे तरीके से लास्ट लेक्चर में क्या किया था, स्टडी किया था. ठीक है, आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं. अब ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है हम इसको स्टडी करेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर. अब पीरियोडिक टेबल के अंदर हम इसके ट्रेंड को स्टडी करेंगे कि इसका क्या रुझान है, क्या ये इंक्रीज़ करता है, क्या ये डिक्रीज़ करता है या सेम रहता है जब हम एलिमेंट टू एलिमेंट क्या करते हैं, मूव करते हैं. तो चलिए इस बात को स्टडी करने के लिए हम पीरियोडिक टेबल की तरफ आते हैं. अब आपने चैप्टर नंबर 3 में देखा था कि पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं दो चीज़ों में, पीरियड और ग्रुप में. ठीक है, तो जब हम एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज करते हैं तो दो चीज़ों में अरेंज करते हैं, एक हमारे पास होता है पीरियड और एक क्या हमारे पास है, ग्रुप. तो फिर हम स्टडी करेंगे कि ट्रेंड इन ग्रुप एंड ट्रेंड इन पीरियड, कि जब हम पीरियड में एलिमेंट टू एलिमेंट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर का क्या रुझान होता है, क्या ये इंक्रीज़ करता है, क्या ये डिक्रीज़ करता है या सेम रहता है. इसी तरह जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर हर एलिमेंट के बाद इंक्रीज़ करता है या वो क्या करता है हमारे पास डिक्रीज़ करता है या हमारे पास क्या रहता है, सेम रहता है. तो लें जी, आज सिर्फ और सिर्फ हम स्टडी करेंगे ट्रेंड इन ग्रुप के ग्रुप में इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर का क्या रुझान है. ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं. अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ ग्रुप, ग्रुप क्या है. तो आपने चैप्टर नंबर 3 में देखा था कि ग्रुप क्या है. तो आपने देखा था कि जब हम एलिमेंट को ऊपर से नीचे की तरफ एक सीधी लाइन में एक हम वर्टिकल कॉलम में अरेंज करते हैं तो उस वर्टिकल कॉलम को नाम क्या देते हैं, ग्रुप. यहाँ तक क्लियर. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. अब देखिए यहाँ पर अब उस ग्रुप में जब हम एलिमेंट टू एलिमेंट ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो क्या हर एलिमेंट के बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज़ करेगा या वो क्या करेगा हमारे पास डिक्रीज़ करेगा या सेम रहेगा. हम उसके ट्रेंड को, हम उसके रुझान को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. तो आज का हमारा टॉपिक है डेट इज़ ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इन ग्रुप. अब इस बात को स्टडी करने के लिए हम यहाँ पर 4 पॉइंट का सहारा लेंगे. अब देखिए यहाँ पर ग्रुप को स्टडी करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि उसमें एटॉमिक नंबर को स्टडी करेंगे. ठीक है, अब जब हम एटॉमिक नंबर को स्टडी कर लेंगे तो फिर हम सेकंड पॉइंट कौन सा स्टडी करेंगे, नंबर ऑफ शेल. जब हम इन दोनों पॉइंट को स्टडी कर लेंगे तो ये दोनों पॉइंट मिलकर हमें तीसरा पॉइंट स्टडी करने में मदद देगा, डेट इज़ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. जब हम इन 3 पॉइंट को स्टडी कर लेंगे तो ये तीनों पॉइंट मिलकर हमें चौथा पॉइंट स्टडी करने में मदद देंगे, डेट इज़ एटॉमिक साइज. जब ये चारों पॉइंट हम स्टडी कर लेंगे तो इसकी मदद से हम ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर को क्या कर सकते हैं, आसानी से स्टडी कर सकते हैं कि आया कि वो हर एलिमेंट के बाद इंक्रीज़ किया या वो क्या किया हमारे पास डिक्रीज़ किया. तो पहले हम सिर्फ यहाँ तक देखेंगे. ठीक हो गया. उसका लिए जो 4 पॉइंट हम स्टडी करेंगे ये चारों पॉइंट जो है ये हमें 5वें पॉइंट को स्टडी करने में क्या करेगा, मदद करेगा. और ये जो आयनाइजेशन वाला है ये हम बाद में इसके साथ कंपैरिजन करेंगे, ये नीचे अलहदा से पैराग्राफ है. ठीक है, तो ले जी हम स्टार्ट करते हैं.
अब जब हम ग्रुप में हम ये देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर का क्या रुझान है, तो उसके लिए हम सबसे पहला पॉइंट स्टडी करते हैं एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर को देखने के लिए कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज, हम उसके लिए कोई एक ग्रुप कंसीडर करते हैं। लिए जी मैंने आपके सामने जो लिया वो कौन सा ग्रुप लिया, ग्रुप नंबर 1। अब मैंने ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट लिए। अब ग्रुप नंबर 1 में जो सबसे पहला एलिमेंट होता है डेट इज़ हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन नॉन मेटल है और उसके नीचे जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं इनको कहते हैं अल्कली मेटल, ठीक है। इसलिए मैंने हाइड्रोजन को यहाँ पर नहीं लिखा। अब उसके नीचे लिथियम से स्टार्ट किया, तो आप देखिए इसमें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, रुबेडियम के नीचे सीजियम और सीजियम के नीचे क्या आता है, फ्रांसियम। अब देखिए जब मैंने एलिमेंट को टॉप टू बॉटम अरेंज किया एक वर्टिकल कॉलम में, तो इसे हम नाम क्या दे रहे हैं, ग्रुप। ये ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट लिखे, ठीक हो गया। अब हम इस ग्रुप की मदद से हम इन सारे पॉइंट को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो लें जी देखें, अब यहाँ पर लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या आता है, 3। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या आता है, 11। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर क्या आता है, 19। रुबेडियम का क्या आता है, 37। और सीजियम का क्या आता है हमारे पास है, 55। लें जी मैंने उनके एटॉमिक नंबर भी लिखे। अब आपने देखना है कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। तो देखें लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3। अब सोडियम का क्या है, 11। अब मुझे बताएं लिथियम पे देखें 3 है और सोडियम का क्या है, 11। तो जब आप ऊपर से नीचे आए तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज किया, 3 से क्या हो गया, 11। जब 11 से देखें सोडियम से हम पोटाशियम पे है तो 11 से क्या हो गया, 19। इसका मतलब जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो पहला पॉइंट हो गया कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो हर एलिमेंट के बाद एटॉमिक नंबर क्या करता है, इंक्रीज। तो पहला पॉइंट हो गया एटॉमिक नंबर इंक्रीज, ठीक है, इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, के ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ क्या करता है, इंक्रीज करता है। पहला पॉइंट समझ आ गया, आगे चलते हैं। अब क्या रेगुलर इंक्रीज करें या इरेगुलर। अब 3 के बाद क्या आना चाहिए था, 4। यहाँ पर 3 के बाद क्या आ रहा है, 11। इसका मतलब इसके दरमियान काफ़ी ज़्यादा गैप है। अब इसका मतलब एटॉमिक नंबर इंक्रीज तो करता है लेकिन वहाँ पर इरेगुलर गैप के साथ क्या करता है, हमारे पास इंक्रीज करता है। यहाँ तक क्लियर। अब एटॉमिक नंबर जो है वो किस चीज़ पे बेस करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे, कि एक एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन पाए जाते हैं उसका क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर। और जब एटम न्यूट्रल होता है तो उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप देख रहे हैं कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो प्रोटॉन बढ़ेंगे और प्रोटॉन के बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, बढ़ेंगे। तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। जब पॉजिटिव और नेगेटिव बढ़ेंगे तो उनके दरमियान अट्रैक्शन क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। लेकिन इसे कौन डिसाइड करता है, नंबर ऑफ शेल। तो पहले हम फिर सेकंड पॉइंट को स्टडी करेंगे, डेट इज़ नंबर ऑफ शेल। अब हम देखते हैं कि ग्रुप में जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं या वो डिक्रीज करते हैं या सेम रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ग्रुप में हम बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या आता है, 3। एटॉमिक नंबर 3 है तो इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे, 3 होंगे। और जब ये न्यूट्रल होता है, जब इस पर कोई चार्ज नहीं होता तो इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास हो गए, 3। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब देखिए प्रोटॉन तो आगे न्यूक्लियस में, अब इलेक्ट्रॉन हम न्यूक्लियस के गिर्द अरेंज करेंगे मुख्तलिफ शेल्स में। अब देखिए यहाँ पर पहले शेल में मैक्सिमम कितने आते हैं, 2, ये 2 लिखे, बाकी बच गया 1। अब दूसरे में कितने आते हैं हमारे पास, 8 आते हैं, 8 आते हैं, लेकिन बचा 1 है तो हमने 1 यहाँ पर लिख दिया। तो आप देखें 2 और 1 कितने हो गए, 3। इन तीनों इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या किया, अरेंज किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लिथियम के केस में कितने शेल नज़र आ रहे हैं, 1 और 2। यहाँ पर 2 शेल नज़र आ रहे हैं। चलें आगे चलते हैं। सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें प्रोटॉन भी 11 होंगे। और जब ये न्यूट्रल होगा, जब इस पर कोई चार्ज नहीं होगा तो इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। प्रोटॉन तो आगे न्यूक्लियस में। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द अरेंज कर रहे हैं तो पहले शेल में 2, दूसरे में कितने आ गए, 8। 2 और 8 कितने हो गए, 10। ठीक है। अब तीसरे में आते 18 है लेकिन बचा 1 है तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब आप देख सकते हैं 2, 8, 10, 10 और 1 कितना हो गया हमारे पास है, 11। हमने 11 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। अब ज़रा देखें सोडियम के केस में कितने शेल हैं, 1, 2 और 3। तो इसमें 3 शेल हैं। इसका मतलब जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आए
तो आगे जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आए तो जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो पहले वाले एलिमेंट से जो नंबर ऑफ़ शेल है वो एक क्या रखेगा, ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ किया, लिथियम में 2 थे और सोडियम में कितने हो गए, 3 हो गए। चलें पोटाशियम पे आते हैं। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, तो इसमें प्रोटॉन भी 19 होंगे और जब ये न्यूट्रल होगा तो इलेक्ट्रॉन भी 19 होंगे। अब इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं, पहले शेल में 2, दूसरे में मैक्सिमम आते हैं 8 लिखते हैं, जो बच्चे आगे चले गए। तीसरे में आते 18 हैं, लेकिन 18 इसमें पहले 8 आने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन चौथे में जाते हैं, फिर बाद में अंदर वाले शेल में आते हैं। तो आप देखें 8 तीसरे में आए और आने के बाद जो एक बचा था वो बाहर चौथे में चले गया। तो 2 8 10, 10 और 8 18, 18 और 1 क्या हो गया, 19। तो लीजिए 19 इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या किया, अरेंज किया। अब आप देख सकते हैं इसमें कितने शेल हैं, 1 2 3 4। तो आप देख सकते हैं पोटाशियम में कितने शेल हमारे पास है, 4। तो जब आप सोडियम से पोटाशियम पे आए तो आपने देखा दोबारा से एक नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ किया, तो 3 से कितने हो गए हमारे पास है, 4। अब रुबीडियम की ड्रॉ करेंगे तो उसमें कितने हमारे पास शेल होंगे, 5 होंगे। अगर आप सीजियम पे चले जाएँ तो वहाँ पर कितने होंगे हमारे पास है, 6 होंगे। इसका मतलब जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर हर एलिमेंट के बाद नंबर ऑफ शेल क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। लिथियम में 2 थे, उसके नीचे पोटाशियम में 3 थे, सॉरी सोडियम में कितने थे हमारे पास है, 3, ठीक है। और पोटाशियम में हमारे पास कितने थे, हमारे पास है 4 एंड सो ऑन। जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल क्या करते हैं हमारे पास है, इंक्रीज़ करते हैं। यहाँ तक बात समझ आई। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब हम इन दोनों पॉइंट को मिलाकर हम थर्ड पॉइंट स्टडी करेंगे, डेट इज़ अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या आता है, ये आपने चैप्टर नंबर 3 में अच्छे तरीके से पढ़ा था कि एक एटम का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को कितनी ताकत से अपनी तरफ खींचता है, उसका क्या कहलाता है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर, अब हम देखेंगे क्या जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो क्या हर एलिमेंट के बाद अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है या वो क्या करता है हमारे पास है, डिक्रीज़ करता है। ठीक है, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम वो बात देखेंगे। तो चलिए देखते जाएं। अगर हम देखें यहाँ पर लिथियम के केस में, आप देखें यहाँ पर इस बात को समझने से पहले ज़रा देखें, जैसे आप 2 मकनातीस को लेते हैं, अब दोनों मकनातीस जितने करीब होंगे तो आप देखें क्या उनके दरमियान तब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, या जब मकनातीस दूर दूर होंगे तो तब उनके दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो आपको पता है जब मकनातीस एक दूसरे के करीब करीब होते हैं तो उनके दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, और जितना मकनातीस दूर दूर होंगे उतनी अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। तो सेम केस इसके केस में भी है कि जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होंगे उतनी उनके दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, और जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होंगे उतनी उनके दरमियान अट्रैक्शन क्या होगी, हमारे पास से कम होगी। यहाँ तक बात समझ आई। अब ज़रा इस बात को समझने के लिए देखें। अब लिथियम के केस में देखें कितने शेल हैं, 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर न्यूक्लियस, अब यहाँ पर ये देखें ये न्यूक्लियस हो गया, अब इसके गिर्द ये पहला शेल और इसके गिर्द है दूसरा शेल। अब लिथियम के केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस जगह पे है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन है। अगर हम आते हैं सोडियम के केस में, उसमें ये 2 शेल भी हैं जो लिथियम वाले हैं, उसमें तीसरा शेल भी ऐड हो गया। अब देखें एक और शेल ऐड होने से उसका साइज़ बड़ा हो गया। अब जो नए इलेक्ट्रॉन ऐड हुए वो न्यूक्लियस से दूर जाकर ऐड हुए। जब न्यूक्लियस से दूर जाकर ऐड होंगे तो जैसे मकनातीस को दूर ले जाएं तो अट्रैक्शन कम होती है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर ऐड होने की वजह से उसमें न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब है कि सोडियम के केस में उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम होती है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होते हैं, किसकी निस्बत, लिथियम की निस्बत, क्योंकि सोडियम का साइज़ क्या बड़ा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम आ जाएँ पोटाशियम पे आ जाए तो उसमें 4 शेल है, इसका मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, अब देखिए सोडियम में 3 थे, पोटाशियम में 4 है, तो इलेक्ट्रॉन और दूर जाकर ऐड होंगे। अब सोडियम में यहाँ पर था तो पोटाशियम में और दूर हो गया, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अब जो हमारे पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस पर और कम होगी पोटाशियम के केस में। जब पोटाशियम पे कम होगी तो उसमें अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और क्या होगा, कम होगा। तो अब आपने देखा कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो नंबर ऑफ शेल के इंक्रीज़ करने की वजह से जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या करता है, हमारे पास से डिक्रीज़ करता है। ठीक है, अब लिथियम में हमारे पास से ज़्यादा, सोडियम में उससे कम, पोटाशियम में उससे कम, रुबीडियम में उससे कम और सीजियम में उससे कम, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ शेल के इंक्रीज़ करने की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं। तो जैसे मकनातीस दूर हो तो अट्रैक्शन कम होती है, इसी तरह न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन से दूर होगा तो उनके दरमियान अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, डिक्रीज़ करता है।
यहाँ तक बात समझ आ गई। नहीं जी, चौथा पॉइंट देखते हैं। अब हमारे पास है एटॉमिक साइज। अब आप देख सकते हैं कि पहले जितने नंबर ऑफ शेल कम होंगे उतना साइज़ क्या होगा, छोटा होगा, और जितने नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होंगे साइज़ क्या होगा, बड़ा। और दूसरा, अट्रैक्शन जितनी कम होगी साइज़ बड़ा होगा, और जितनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतने इलेक्ट्रॉन करीब होंगे और उतना साइज़ क्या होगा हमारे पास है, छोटा होगा। अब देखिए लिथियम के केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा है। जब सबसे ज़्यादा है और इसमें नंबर ऑफ शेल सबसे कम होने की वजह से इसमें सिर्फ 2 शेल हैं, तो जब सबसे कम शेल होंगे तो उसकी वजह से इसका एटॉमिक साइज़ क्या होगा हमारे पास सबसे छोटा होगा। अगर सोडियम पे आ जाए तो आप देखें लिथियम के केस में ये एक शेल था, ये दूसरा शेल। अब सोडियम के केस में 3 शेल है, तो उसमें वो 2 भी हैं और एक नया ऐड हो गया। तो नंबर ऑफ शेल के इंक्रीज़ करने की वजह से आप देखें जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो लिथियम से सोडियम पे है तो सोडियम का साइज़ बढ़ा, अब सोडियम से पोटाशियम पे है तो उसमें एक और शेल बढ़ा। तो शेल के बढ़ने की वजह से और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कम होने की वजह से उसका साइज़ क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एटॉमिक साइज़ ऊपर से नीचे की तरफ क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। यहाँ तक बात समझ आ गई। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब हम देखेंगे कि ये एटम के साइज़ के इंक्रीज़ करने के बाद अब क्या उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ग्रुप में इंक्रीज़ करता है या वो डिक्रीज़ करता है, या उसका क्या रुझान है, हम उसको देखेंगे। देखें, अब जितना मकनातीस करीब करीब होते हैं, ठीक है, तो उस वक्त उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर आप उसे रिमूव करना चाहोगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, ठीक है। अगर वही मकनातीस दूर दूर पड़े हुए हैं तो दूर दूर पड़े होंगे जब, तो उनके दरमियान अट्रैक्शन कम होगी। जब अट्रैक्शन कम होगी तो आप उसे ईजिली क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं थोड़ी सी फोर्स लगा के। यही है इसका मतलब है कि जितना साइज छोटा होगा, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा तो उस पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो फिर उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। फिर वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करेगा। और जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, जितना एटम का साइज़ बड़ा होगा, तो साइज़ बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से उस पर अट्रैक्शन कम होगी और उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा। ठीक हो गया। अब आप देखिए तो लिथियम का साइज़ सबसे छोटा है इस ग्रुप में। अगर हम बात करें ये जो एलिमेंट लिखे हैं इसमें लिथियम का साइज़ सबसे छोटा है। जब सबसे साइज़ छोटा है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करेगा। ये बहुत मुश्किल से लूज़ करेगा। जब मुश्किल से लूज़ करेगा तो मुश्किल से क्या बनाएगा, पॉजिटिव आयन। और जब पॉजिटिव आयन मुश्किल से बना रहा है तो इस वजह से इट इज़ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। तो ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर रखता है। अब देखें अगर हम लिथियम से सोडियम पे आए, अब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो सोडियम में 3 शेल है तो उसका साइज़ बड़ा है। जितना साइज़ बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होंगे, और जितना दूर होंगे उतना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा। तो फिर हम न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होने की वजह से सोडियम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है, किसकी निस्बत, लिथियम की निस्बत। तो इसका मतलब है फिर सोडियम जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ करके जल्दी से पॉजिटिव आयन बनाएगा, और जितनी जल्दी पॉजिटिव आयन बनाएगा उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या करेगा, शो करेगा। इसका मतलब सोडियम इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। तो सोडियम हैज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर देन डेट ऑफ लिथियम। सोडियम लिथियम की निस्बत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर शो करता है क्योंकि ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। अगर सोडियम से पोटाशियम पे है तो पोटाशियम में 4 शेल है, इसका साइज़ बड़ा है, तो इसमें न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर और कम है। तो पोटाशियम जो है वो भी एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके पॉजिटिव आयन बनाएगा, और ये सोडियम की निस्बत भी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव आयन बनाने की सलाहियत रखता है। तो इस वजह से इसमें जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होगा वो सोडियम से भी क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा। तो इसका मतलब जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एटम का साइज़ बढ़ने की वजह से, नंबर ऑफ शेल के बढ़ने की वजह से उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ करता है, और जब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ करेगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा, और जितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उतना वो जल्दी पॉजिटिव आयन बनाएगा, और उतना उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होगा, ज़्यादा। इसका मतलब जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटम के साइज़ के इंक्रीज़ करने के बाद आपका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करता है। जैसा कि आपने देखा कि लिथियम भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेकिन लिथियम की निस्बत सोडियम जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ करके जल्दी पॉजिटिव आयन बनाता है। तो सोडियम जो है वो लिथियम की निस्बत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है,
जबकि पोटाशियम सोडियम की निस्बत भी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि वो सोडियम की निस्बत भी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाता है, क्योंकि उसमें साइज़ बड़ा होने और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कम होने की वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है, और जितनी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उतनी जल्दी क्या बनाएगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो लें जी, यहाँ तक आपका हो गया कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है वो क्या करता जाता है, हर एलिमेंट के बाद इंक्रीज करता है। तो इट इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये ऊपर से नीचे की तरफ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। लें जी, आपका यहाँ तक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 6। ये किस लिए लिखा है, अब उसकी तरफ आते हैं। पॉइंट नंबर 6 आयनाइजेशन एनर्जी। ये आपका अलहदा से नीचे पैराग्राफ है, वो हम साथ साथ ही पढ़ते जाएंगे और लास्ट में उसको रीड कर लेंगे। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि एक एटम के बाहर वाले शेल से जो हमारे पास मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जितनी एनर्जी बाहर से देना पड़ती है, उस एनर्जी को नाम क्या देते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो आपने यूँ डिफाइन किया था कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी डेट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेज एटम। तो किसी भी आइसोलेटेड गैसेज एटम, किसी भी अलहदा जो गैसेज एटम है उसके बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जितनी एनर्जी देना पड़ती है उसको नाम क्या देते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर, अब जितना अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देना पड़ेगी। जब ज़्यादा देंगे तो फिर वो ज़्यादा देंगे तब कहीं जाकर वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। तो जब एनर्जी ज़्यादा देंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हमारे पास ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि वो एटम जिनका साइज छोटा होता है, ठीक है, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, उसमें आयनाइजेशन एनर्जी क्या आती है, ज़्यादा। और जितना साइज बड़ा होता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम होने की वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी कम देना पड़ेगी, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हमारे पास से कम होगी। तो लेकिन अब इस बात को देखें। अब सोडियम के लिथियम के केस में अगर बात करें तो लिथियम का साइज सबसे छोटा है, ये जितने भी एलिमेंट लिखे हैं। तो जब इसमें साइज सबसे छोटा होगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगी अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। अब ये इलेक्ट्रॉन जितनी देर तक अपने शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं, ना इसकी एनर्जी कम हो रही है ना क्या हो रही है, ज़्यादा। लेकिन जब आप देखें यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो अब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेगा इन एलिमेंट की निस्बत। तो फिर इसको आप बाहर से एनर्जी देंगे, ये एनर्जी गेन करके लोअर से हायर में जाएगा और एक वक्त आएगा इतना दूर चले जाएगा कि अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज़ करेगा। तो अब देखें, इसका मतलब है यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, तब कहीं जाकर ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो आपके पास क्या बनेगा, लिथियम आयन। यहाँ तक बात समझ आई। तो इसका मतलब है कि इसकी इलेक्ट्रो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जबकि सोडियम के केस में अगर हम बात करें तो उसका साइज़ बड़ा हुआ, उसमें 3 शेल ऐड हो गए। तो जब साइज़ बड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हुए और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर क्या हुई, कम हुई। जब कम हुई है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो गया, आसान हो गया। जितना आसान होगा उतनी हम क्या करेंगे, कम एनर्जी देंगे, और कम एनर्जी देकर हम उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो एटम का साइज बड़ा होने की वजह से और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करने की वजह से हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होता है, आसान होता है। हम थोड़ी एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। जब थोड़ी एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। तो जब आप लिथियम को लें तो इसके केस में आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, सोडियम के केस में उससे कम, पोटाशियम के केस में उससे कम, और रुबेडियम के केस में उससे कम, और सीजियम के केस में हमारे पास उससे कम। तो टॉप टू बॉटम जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज़ करती है, क्योंकि एटम का साइज़ बड़ा होता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको कम एनर्जी देना पड़ती है। इस वजह से ऊपर से नीचे की तरफ आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती जाती है, डिक्रीज़ करती है। अब ज़रा यहाँ पर देखें, तो इसका मतलब है अगर हम देखें तो ग्रुप में इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज़ करता है, जबकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, हमारे पास से डिक्रीज़ करती है। तो अब एक चीज़ बढ़े और दूसरी चीज़ कम हो तो इनके दरमियान कौन सा रिलेशन बनता है, क्या डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स। अब आप देख रहे हैं कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज़ कर रहा है, जबकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर रही है, हमारे पास से डिक्रीज़ कर रही है हर एलिमेंट के बाद।
तो इसका मतलब है दे हैव इन्वर्स रिलेशन, क्योंकि एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो इस वजह से इनके दरमियान कौन सा रिलेशन होगा, इन्वर्स। ये आपका नीचे अलहदा से पैराग्राफ है कि इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है, तो दे हैव इन्वर्स रिलेशन, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन बनेगा, इन्वर्स होगा। यहाँ तक क्लियर। अब अपनी बुक से देख लें तो आपने ये ऊपर वाले ये 2 पैराग्राफ अच्छे तरीके से देख लिए थे। आज हमारे पास नेक्स्ट है ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो ये जो हमारे पास पहला पैराग्राफ है इसके ऊपर हेडिंग बनेगी ट्रेंड इन ग्रुप, कि ग्रुप में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का क्या रुझान है। ठीक है, तो ट्रेंड इन ग्रुप हेडिंग बना लें। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब ग्रुप में टॉप टू बॉटम जब हम मूव कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो कह रहा है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या करे, इंक्रीज। अब क्यों करता है उसकी रीज़न बताएगा। बिकॉज साइज ऑफ एटम इंक्रीज, क्योंकि एटम का साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो साइज ऑफ एटम इंक्रीज करने की वजह से अट्रैक्शन कम होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा, और जितना आप ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज। तो फॉर एग्जांपल लिथियम मेटल इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लिथियम लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है सोडियम की निस्बत, विच इज़ इन टर्न लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन पोटाशियम। अब कह रहे हैं कि जो हमारे पास है सोडियम जो है, हमारे पास है लिथियम जो है वो सोडियम की निस्बत लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और जबकि हमारे पास जो सोडियम है वो हमारे पास है पोटाशियम की निस्बत क्या है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो अब देखें जितना ऊपर होगा वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जितना नीचे होगा उतना वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये उसने कहा कि लिथियम सोडियम की निस्बत लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि लिथियम जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता सोडियम की निस्बत, और सोडियम जो है वो पोटाशियम की निस्बत लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि सोडियम पोटाशियम की निस्बत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। तो जो जितनी देर बाद लूज करेगा उतनी देर बाद पॉजिटिव आयन बनाएगा, और उतना वो क्या होगा, कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करेगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो ये आपके पास हो गया ट्रेंड इन ग्रुप। यहाँ तक देख लें, अगर आपको किसी चीज़ में मसला है तो पूछ लें।